इसराइल बिल्कुल कोशिश करेगा कि ये मुआहदा डिस्क्रेडिबिलिटी में चेंज हो। प्रॉक्सी वॉर चलती रहेगी जिसमें नुकसान जो है इस वक्त अब इसराइल का हो। नेचुरली अमेरिका को और प्रेसिडेंट ट्रंप को सोचना पड़ा, बजाय इंडिया के हमारे पे टारगेट किया और पाकिस्तान ने इसमें मीडिएशन भी की, अपनी क्रेडिबिलिटी भी मेंटेन की। लेबनान पर हमलों के हवाले से जी मना भी किया गया है और ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर हमले जारी रहते हैं तो ये अमेरिका की तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी और अगर इस तरह का सिलसिला जारी रहा, खिलाफ वर्जी हुई तो हम भी कोई ना कोई एक्शन लेंगे और जिस तरह से पहले हमने एक्शन लिए और एक फतह हासिल की तो अगेन ये सिचुएशन बन सकती है। तो जिस तरह पेचीदगियों की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्पॉइलर मौजूद ही रहेंगे, इसराइल इस तरह की हरकतें करता रहेगा, बाज नहीं आएगा और वो इफेक्ट करेगा इस मुआहदे को। ये आपने दुरुस्त कहा कि इसराइल बिल्कुल कोशिश करेगा कि ये मुआहदा, इसकी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो डिस्क्रेडिबिलिटी में चेंज हो और उसके साथ ईरान पे इल्जामात हो। पर वो ये भूल रहा है कि अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा तो उसके नेबरहुड में हजबुल्ला भी एक्टिव है, दूसरी तरफ आपको हमास भी नजर आ रही है, तीसरी तरफ हूतीस भी हैं। अगर अमेरिकन इसराइल को नहीं रोकेंगे तो नेचुरली ईरान भी जो है वो भी नहीं रोकेगा और उसी तरह चलेगा जिस तरह उसकी पहले पॉलिसी रही है, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली या कोवर्टली मटेरियल सपोर्ट इनको प्रोवाइड करता रहे। तो ये एक प्रॉक्सी वॉर चलती रहेगी जिसमें नुकसान जो है इस वक्त अब इसराइल का होगा। मगर यहाँ पे एक उम्मीद की किरण ये है कि जेडी वांस ने बड़ा कैटेगोरिकली उनको कहा है कि आप अपनी हैसियत को समझें और संभालें, और उसने हिडन वर्ड्स में इशारा दे दिया है कि अगर दोबारा आप इस कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं और अमेरिका अगर न्यूट्रल हो जाता है तो इसराइल के पास डिफेंस नहीं है ईरान के मिसाइल्स के अगेंस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसको हम कह सकते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इस वक्त सीरियसनेस शो कर रही है और उसकी मजबूरी है सीरियसनेस शो करना, क्योंकि अगर ये जंग कंप्लीटली एंड नहीं होती तो ट्रंप के लिए मिड टर्म इलेक्शन में जाना जो है, अपनी पार्टी के लिए कोई अच्छी मेजॉरिटी लेना या अच्छा वोट लेना, वो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि वहां पे ये डिबेट है कि आपने इसराइल के कहने पे जंग शुरू की और वो आपकी बात नहीं मान। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मेगा वाला ग्रुप है वो काफी इगोइस्टिक भी है और बिग पावर की लीडरशिप के साथ इस तरह के जो कैट एंड माउस की जो इसराइल ने शुरू किया हुआ है, ये उसके फेवर में नहीं जाएगा। मगर मैं फिर भी यहाँ पे कॉशियसली ये कहूँगा कि ये फिर भी इसराइल इज स्पॉइलर और वो कोशिश करेगा, और इसी तरह ये जो स्मॉल ग्रुप्स हैं उनकी भी वर्थ इसी में एग्जिस्ट करती है, कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करे वो भी इसका रिस्पॉन्स करेंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी कहा है कि अगर लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल में भी रजीम चेंज करवा सकते हैं। ऐसा मुमकिन हो सकता है? ये दो पार्टीज के आमने सामने आ सकती हैं? देखें, वो आमने सामने तो नहीं आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि अमेरिका में एक इसराइल की बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है जी। मगर मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इसराइल में भी इलेक्शन एक्सपेक्टेड, काफी अरसे से वो डिले हो रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे इलेक्शन होने थे, अगर गाजा वॉर शुरू ना होती तो वो हो जाते और नेतन्याहू सीट अपनी लूज कर जाते। नेतन्याहू का फैसला भी अभी तक डिले में है। इसराइल में वो डिले है, तो जैसी वॉर खत्म होगी इलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज नोट कर ले कि इसराइल में लिक्विड पार्टी जो इसराइल की जो नेतन्याहू की पार्टी है उसको मेजॉरिटी नहीं है। इसको जो सपोर्ट है वो वहाँ, क्योंकि इलेक्शन का एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, हमारी तरह मेजोरिटेरियन सिस्टम नहीं है। उसमें हर पार्टी जो है उसके, और खास तौर पर रेडिकल पार्टी जो इसराइल में उनकी 2-2, 3-3 सीटें, उन सब ने मिलकर ये कोलिजन गवर्नमेंट बनाई हुई है। और इस कोलिजन गवर्नमेंट में बहुत ही रेडिकल आप मिलिटेंट एलिमेंट या माइंडसेट्स देखते हैं, और जैसे ही अब इलेक्शन शुरू होगा तो वहां पे तो नेतन्याहू बुरी तरह मार खाएंगे, जो ट्रेंड नजर आ रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो है इसराइल का, उसने बड़ी स्ट्रांग वर्डिक्ट दी हुई है कि जो ये रेडिकल्स और नेतन्याहू को, जिसको आप कह सकते हैं, वो परसू कर रहे हैं कि हमने ये लैंड ग्रैबिंग करनी। इस इसराइल के लैंड एक्सपेंशन पॉलिसी पे उनके अपने सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल करार दिया हुआ, और नेचुरल, और साथ इसके वो चल रहे हैं जिसको आप कहते हैं करप्शन के केसेस। तो जैसे ही इलेक्शन की एनवायरनमेंट बनेगी, इसराइल एक दफा अमन आता है रीजन में तो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में
जो एक आप हाइपोथेटिकली ट्रेंड्स को देखते हो कह जी, जी। सकते हैं, नेतन्याहू साहब पहले तो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे और जी। साथ साथ उनके ऊपर जो वो उसको इम्यूनिटी मिली हुई है एज ए प्राइम मिनिस्टर, और साथ क्योंकि वो वॉर में है, तो वो जैसी चीजें खत्म होगी तो उसका केस चलेगा, जब सीट भी नहीं होगी केस भी होगा, फिर जेल होगी। तो लिहाजा नेतन्याहू की सर धड़ की बाजी है, जिस तरह ट्रंप जी। साहब ने भी लगाने की कोशिश की। प्रोफेसर साहब, अब अगर हम देखें, इंडिया की बात हम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर चल निकली है तो इस पर भी थोड़ा आपका तज्जिया ले लेते हैं, आपकी राय जान लेते हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने सामने बिठाकर G7 में इंसल्ट की, किलर तक कह दिया, और इंडिया के अंदर जनाब कहा जा रहा है कि ये मोदी की नहीं बल्कि इंडिया की इंसल्ट जो है वो की जा रही है। यानी अब रीजन की पॉलिटिक्स इस हद तक चेंज हो चुकी है कि पूरी दुनिया को जो पाकिस्तान ने इस अमन मुआहदे में अहम किरदार अदा किया, पता चल चुका है कि जनाब इंडिया किसी खाते में नहीं है, अगर इस खित्ते में कोई पावर है तो वो चाइना और पाकिस्तान है। देखिए, जो इस वक्त ट्रेंड है मल्टीपोलैरिटी का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और हिस्ट्री बताती है कि जब भी मल्टीपोलैरिटी होती है उस वक्त पावर पॉलिटिक्स में मिलिट्री मसल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अमेरिका ने इसको बहुत पहले कंसीव किया और उसके बाद अपनी पॉलिसी बिल्ड की और इंडिया को इस रीजन का बुली बनाने की कोशिश की। अभी भी उसके बहुत ज्यादा एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के साथ, मगर जब अमेरिका हक वाला आया, जब इंडिया ने रात को सोए हुए हमारे पे हमला किया और उसके बाद उसकी पिटाई हुई, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि इंडिया का जो एक मिलिट्री माइट था वो बिल्कुल हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह रेजा रेजा हो गया। और उसके बाद नेचुरली अमेरिका को और प्रेसिडेंट ट्रंप को सोचना पड़ा कि हमें अगर रीजनल पॉलिटिक्स में किसी वक्त भी अगर किसी को यूज करना है तो एज ए मिडल पावर अपना सपोर्टर, तो वो फिर पाकिस्तान के पास उस वक्त मिलिट्री मसल भी है और एक इन्फ्लुएंस भी है और एक प्रेस्टीज भी है। इसलिए उन्होंने बजाय इंडिया के हमारे पे टारगेट किया। अगर आप देखें, इंडिया का तो इसराइल के साथ भी रिलेशन है, यूएसए के साथ भी रिलेशन है, ईरान के साथ भी रिलेशन है, उसके बावजूद उसको लिफ्ट नहीं कराएगी और पाकिस्तान पे फोकस किया। और पाकिस्तान ने इसमें मीडिएशन भी की, अपनी क्रेडिबिलिटी भी मेंटेन की, दोनों ममालिक के साथ अच्छे रिलेशंस भी रखे और अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स के साथ पूरे अरब कंट्रीज को इस बात में बावर कराया कि ईरान के साथ के मिसाइल्स जो अमेरिकन बेसिस पे लग रहे थे उनमें उनकी बेस पे रिटेलिएट नहीं करना। साथ चाइना को भी एंगेज किया, रशिया को भी एंगेज किया। तो इस सारी वजह अगर आप सिचुएशन देखें तो इंडिया तो आइसोलेट हो गया। ये बड़ी आयरनी है, बदकिस्मती है इंडिया की कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में आया और इस प्रोसेस को उसने स्टार्ट किया और 2016 से वो ये कह रहा था कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट कर दूंगा। पाकिस्तान आइसोलेट हो गया और आज हमारी जो इस वक्त लीडरशिप है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कह ले, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्टर की टीम कह ले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साल के अंदर अंदर इंडिया को आइसोलेट कम्बल करके रख दिया। और उसका जिक्र अभी आपने अपने सवाल में भी किया कि देखे जी कि वहां पे तो उनको G7 में भी उसको लिफ्ट नहीं मिली और वो कहा किलर। इंडिया कह रहा था बाकी मुल्कों को किलर, मगर एस्टैब्लिश हो गया कि कनाडा में उसने किलिंग कराई, अमेरिका में उसने किलिंग कराने की कोशिश की, पाकिस्तान में उसने किलिंग कराई और बाकी ममालिक में कराई, कतर में उसके ऑफिशियल्स उसके लोग पकड़े गए। तो इस वजह से जो इंडिया का जो मोदी की एक मिलिटेंट पॉलिसी थी, हिंदुत्व माइंडसेट था, रेडिकलाइज जो एक उसकी सोच थी और उसके साथियों की, वो पाकिस्तान ने बड़ी सिस्टमैटिकली, इंटेलिजेंटली एक्सपोज की और उसको आज उस नैरेटिव को पूरी दुनिया मान रहा है। तो इस वक्त आज के दिन अगर हम देखते हैं तो इंडिया आइसोलेटेड है और इंडियन अवाम जो है उसको रियलाइज हो रहा है कि उनका जो लीडर है उसने उनको ना मुल्क का छोड़ा, अपने मुल्क के अंदर भी उसने एक ऐसी डिवीजन डाल दी है कि जिसने इंडिया की एक कोहेजननेस को, मल्टीकल्चर की जो उसकी स्ट्रेंथ थी उसको जीरो कर दिया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब कर दिया, उनके डेमोक्रेटिक स्लोगन को खत्म कर दिया और साथ साथ इंटरनेशनली आइसोलेट कर